Good morning, all of you. Today we will discuss about the next method to determine the mechanism of the reaction, that is the detection and the isolation of the intermediates. आपको ध्यान होगा हमने अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मेथड हमने स्टडी किए हैं उनमें सबसे पहला मेथड था प्रोडक्ट एनालिसिस। उसके बाद हमने किया था आइसोटोपिक लेबलिंग और उसके बाद आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलोड बाय द काइनेटिक एविडेंसेस एंड द स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज द डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। मींस हम इंटरमीडिएट्स जो भी बनते हैं उनको हम डिटेक्ट करके आइसोलेट करके भी हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज द डिटेक्शन एंड द आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। इसके अंदर मेन पॉइंट ये आता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जिनके दौरान इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दीज इंटरमीडिएट्स में इधर बी द स्टेबल और द अनस्टेबल। अगर वो इंटरमीडिएट आपके स्टेबल हैं तो देन दीज स्टेबल इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड एंड देन कैन बी करेक्टराइज्ड। हम उनको आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसके बाद उनको करेक्टराइज्ड भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक। आप उसके बाद अगर हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स हैं अगर वो अनस्टेबल हैं तो क्या करें? इफ द इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड आर अनस्टेबल मींस दीज कैन नेवर बी आइसोलेटेड, देन दीज unstable intermediates can also be detected by the spectroscopic methods and they can also be isolated by the trapping method by adding some केमिकल। बाय बाहर से हम कोई ऐसा केमिकल कोई ऐसा रिएजेंट ऐड कर दें जो उस इंटरमीडिएट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर हम उस कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो अब हम यूज करते हैं सबसे पहले डिटेक्शन के बारे में कि डिटेक्ट कैसे करें। अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो उसको कैसे डिटेक्ट करें? अगर स्टेबल है तो उसको आइसोलेट करके आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर अनस्टेबल हो तो क्या करें? इफ वी हैव द अनस्टेबल इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, अगर कोई अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो हम क्या करें? दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स लाइक द एनएमआर। आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, उसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिनके दौरान आपके इंटरमीडिएट्स बनते हैं, लाइक आपके यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस SN1 रिएक्शन के दौरान आपके क्या बनता है? दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट दैट इज द कार्बोकेटायन। आपकी E1 रिएक्शन जो है यूनिमोलिकुलर, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान भी आपका इंटरमीडिएट कौन बनता है? दैट इज द कार्बोकेटायन। उस कार्बोकेटायन के बनने को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। अब हुआ क्या, ध्यान से देखें, हमने एक एग्जांपल लिया, दैट इज द टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। इस टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड के अंदर कार्बन विल एक्वायर द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड द फ्लोरीन एक्वायर द स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दैट इज द रिएक्टिव सेंटर। इसके बाद क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल का हम इस पे अटैक करवाना चाहेंगे ताकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चले, लेकिन ये नहीं चलेगी। न्यूक्लियोफाइल इसमें फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, क्योंकि कार्बन के ऊपर 3 बल्कि CH3 ग्रुप हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक नहीं करेगा। तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ग्रुप है F नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। एंड दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग जो स्टेप है उसके दौरान क्या बना, उसके दौरान कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? सिर्फ एक, दैट इज द SN1 रिएक्शन। तो ये एक SN1 रिएक्शन है जिसके दौरान आपका F नेगेटिव लॉस हुआ, आपका एक्सपेल आउट हो गया, डिपार्ट हो गया, कार्बन से दूर चला गया और आपके इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन यहाँ पे बन गए। तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बने हैं तो उसको अब हम कैसे डिटरमाइन करें? उसको डिटरमाइन कर सकते हैं NMR टेक्निक की हेल्प से। तो जो NMR टेक्निक आखिर है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दें ताकि उसकी जो वैल्यू अभी हम लिखने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए। ओवरऑल हम आपको ये बता दें कि NMR जो टेक्निक है उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, ऑटोमेटिक हमें एक स्पेक्ट्रा मिलना ही होता है। उसमें एक एक जो सिग्नल है, देखो एक सिग्नल ये हमें ऑटोमेटिकली मिलना होता है बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड कंपाउंड। जो हमारी सैंपल ट्यूब होती है NMR ट्यूब, उसके अंदर हमेशा ही एक तो सॉल्वेंट हम जरूर ऐड करते हैं, एक हम स्टैंडर्ड कंपाउंड जरूर डालते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है वो हमेशा TMS लिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो TMS है आखिर क्या है? दैट इज द टेट्रामिथाइल सिलेन, मींस ये सिलिकॉन ले लिया और इसके चारों तरफ ये इसके जो 4 वैलेंसी होती है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे चारों तरफ आपके CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद ग्रुप 14 में अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर कार्बन है और नीचे कौन है? सिलिकॉन। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मींस जो CH3 ग्रुप है, जितने भी CH3 ग्रुप, इनके चारों तरफ इनके जो प्रोटॉन है, CH3 के अंदर जो H है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
इनके चारों तरफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हैं, और जब ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हैं तो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्यान रखें उसको हमेशा ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन के अंदर शो किया जाता है, देखो हमेशा ही ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोड्यूस हुई, और इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दैट फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द प्रोटॉन, दैट कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सिग्नल लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ती है। देखो, तो प्रोटॉन को रेजोनेट करने के लिए हमें बाहर से, दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच नोट। हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए एज्यूम करके चलेंगे हम सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि डिटेल एनएमआर आपको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। मान लीजिए हमें वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिसके ऊपर आपका टीएमएस अपना सिग्नल दे दे, ये प्रोटॉन अपना सिग्नल दे दे। मान लीजिए वो चाहिए हमें 10 टेस्ला, 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बाहर से अगर हम 10 टेस्ला की लगा दें तो हमारा सिग्नल देखो आ जाना चाहिए, ये हम जूम करके चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, बाहर से हम 10 टेस्ला तो दे रहे लेकिन सिग्नल फिर भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया, आपने अभी मैंने आपको बताया कि CS3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप सर्कुलेशन करके खुद की एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दी। और वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनी है, क्योंकि सिलिकॉन और CS3 के बीच में जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हुए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड खुद की प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा ही जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने 10 टेस्ला लिखा है ना यहाँ पे, एच नेगेटिव जो हमने लिख दिया, एच नोट जो लिख दिया, दैट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रेजोनेंस प्रोसेस को चलाने के लिए, जो कि सिग्नल लाने के लिए जरूरी है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 4 टेस्ला की बन गई, यहाँ से मान लीजिए 4 टेस्ला की बन गई। तो अब क्या हुआ, बाहर से हम 10 टेस्ला दे रहे थे लेकिन 4 टेस्ला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है उसने उसको कैंसिल कर दिया। तो ये जो 10 टेस्ला नहीं रही, तो 10 टेस्ला में से 4 टेस्ला तो देखो कैंसिल हो गई। तो बोलो कितनी बची, 6 टेस्ला। हमें बाहर से और ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। और ज्यादा लगाने को उसको कहते हैं मोर फील्ड, अप फील्ड प्रोटॉन हो गए। अब फील्ड का मतलब आपका टीएमएस का सिग्नल आ गया, कब आया, आपके 10 टेस्ला पे नहीं आया। कितने के ऊपर आया वो, जब हमने बाहर से 14 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, क्योंकि 14 में से 4 टेस्ला तो कैंसिल होनी ही है, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपकी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनी हुई है। तो 14 में से 10 जाएगी तो तभी तो 10 टेस्ला के ऊपर सिग्नल आ जाएगा। मान लीजिए 10 टेस्ला के ऊपर सिग्नल आ गया और ये हमने दिखा दिया, और इसकी वैल्यू को एज्यूम किया जाता है दैट इज डेल्टा वैल्यू इज इक्वल टू 0, और दूसरे एंड पे हम हमेशा ही लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 10, दैट इज कॉल्ड एज द एनएमआर स्केल। ये एनएमआर की स्केल होती है। तो थोड़ा हमने आपको ब्रीफ बता दिया कि एनएमआर में होता क्या है। एनएमआर में क्या करते हैं, आप एक सैंपल ट्यूब होती है आपके पास, सैंपल ट्यूब के अंदर एक सोलवेंट लेते हैं, सोलवेंट के अंदर ये टीएमएस डाल के रखते हैं। टीएमएस का सिग्नल जहां कहीं पे भी आता है उसकी डेल्टा वैल्यू को 0 मान लिया जाता है, और ये माना जाता है कि जो आपका डेल्टा की वैल्यू जो 0 आई है टीएमएस की, इसके राइट साइड में किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिग्नल नहीं आएगा। ये विद सम एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन आजकल डिस्कवर कर ली गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड will have the signal on the left side of that TMS signal। ये TMS जो एक्सटेंडेड कंपाउंड का सिग्नल है। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे डिटेक्ट करें। हमारे पास था टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड में आप देखो क्या हुआ था, यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जो CS3 है, CS3 के चारों तरफ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखो हमेशा ही होती है, हमेशा देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा जो CS3 के प्रोटॉन उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो देखो हमेशा होने ही होते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड के अंदर जो F लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, देखो मैंने लिखा, इसने अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। तो जो CS3 के प्रोटॉन है इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो थोड़ी कम हो गई, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस अराउंड दिस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर डेंसिटी प्रोटॉन के चारों तरफ है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उधर लेफ्ट में देखे टेट्रामिथाइल सिलेन में जो आपको समझाया था। अब ये जो CS3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, यानी कम बचेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ विड्रा करके ले गया, माइनस आई इफेक्ट वाला F। तो इलेक्ट्रॉन हो गए कम, इलेक्ट्रॉन हो गए कम तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगी। देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को देखो जो हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए वहां पे हमने 5 एरो दिखाए थे, यहाँ पे देखो 3 एरो हो गए। ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज
प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द मिथाइल प्रोटॉन। जो CH3 वाले जो प्रोटॉन है, इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अब ज्यादा नहीं रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन को कौन छीन ले गया अपनी तरफ, -I इफेक्ट वाला फ्लोरीन। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो हमने 3 एरो लगाए। अब बाहर से जो अप्लाइड, क्योंकि सिग्नल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे तो कितनी लगानी पड़ेगी, क्या जितनी पहले हमने लगाई थी क्या उतनी लगानी पड़ेगी। TMS के अंदर तो लगानी पड़ती है सबसे ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने डेल्टा 0 के नीचे लिख भी दिया वहां पे हाई फील्ड, और उस डेल्टा की वैल्यू को कहा जाता है 0। और दूसरे एंड के ऊपर डेल्टा इज इक्वल टू जो 10 लिख रखा है वहां पे होती है लो फील्ड के। लो फील्ड के सिग्नल इधर आएंगे, जैसे मैंने आपको बता भी दिया था। तो अब क्या होगा कि जो CH3 के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि कम हो गई, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करके, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है तो कम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसलिए बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे देखो इस टाइप से, वो भी हमें कम लगानी पड़ेगी। देखो H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें कम लगानी पड़ी। तो मान लीजिए हमारा सिग्नल आ गया, देखो ये सिग्नल आ गया CH3 के प्रोटॉन की वजह से। सिग्नल की हाइट कम होगी क्योंकि CH3 वहां पे तो टोटल 12 प्रोटॉन थे, देखो एक CH3 में 3 H है तो काफी हो गए। यहाँ पे CH3 के अंदर 9 है, सिग्नल 9 जितना थोड़ा छोटा आ गया। और जो वैल्यू है डेल्टा की देखो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1.3। तो 1.3 के ऊपर देखो सिग्नल आ गया, जैसे कि ऊपर हमने देखो लिख भी दिया, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो मैंने इस लिखे हुए को यहाँ से हटा दिया, तो आपने क्या देखा कि जो आपके टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं CH3 के प्रोटॉन, दे गिव द सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एट ए वैल्यू ऑफ 1.3। 1.3 के ऊपर देखो ये सिग्नल आ गया एक। हम इसको देखो दोबारा से साफ साफ ड्रा कर दे, दैट इज द सिग्नल एट 1.3 डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू 1.3। फिर क्या हुआ, रिएक्शन चली। अब हमें यह देखना है कि कैसे पता चले कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना या नहीं बना। फिर आपका कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के बनते ही साथ अब क्या हुआ, अब पहले तो क्या था, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, जब ये कार्बोकेटाइन बना इसमें कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो जो CH3 के जो प्रोटॉन है इसके चारों तरफ ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इसका स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट हो गया। अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ छीनेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन CH3 वाले जो प्रोटॉन है, देखो ये जो कार्बोकेटाइन के अंदर जो CH3 वाले प्रोटॉन है, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाएगी, और भी कम, और भी कम। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो, जैसे मैंने ऊपर 3 एरो दिखाए थे, मान लीजिए यही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैंने एक एरो दिखाया अपोजिट डायरेक्शन में। अब बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी देखो मैंने 2 ही एरो दिखाए, कम के ऊपर आ जाएगा सिग्नल, लो फील्ड के ऊपर। लो फील्ड किधर है, जितना लेफ्ट में जाए। मैं सब सिग्नल आ गया 4.35 के ऊपर, देखो ये मान लीजिए यहां से आ गया। नाउ दैट इज द सिग्नल, जो हमें सिग्नल मिलेगा। ये सिग्नल आपका डिसअपियर हो जाएगा और एक नया सिग्नल आ जाएगा। बोलो किस वैल्यू के ऊपर, 4.35 डेल्टा वैल्यू के ऊपर एक नया सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या प्रूव किया, अपने डिटेक्ट कर लिया ना कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया। मींस एनएमआर जो स्पेक्ट्रा है, उस एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर पहले जो सिग्नल था कितनी वैल्यू के ऊपर आया, वो वैल्यू के ऊपर क्या थी, डेल्टा इज इक्वल टू 1.3। डेल्टा इज इक्वल टू 1.3 के ऊपर सिग्नल आया बिल्कुल स्टार्ट में, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, जब हमारे पास रिएक्टेंट था, जब हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड था। हमने टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड को लिया सैंपल ट्यूब में, एनएमआर सैंपल ट्यूब में, और हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा निकाल लिया। एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर ये सिग्नल आ गया। उसके बाद हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, हमने प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को देखा, और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन हुई है या नहीं। कुछ कुछ समय के बाद हम सैंपल ट्यूब के अंदर जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर से हम रिएक्शन मिक्सचर के साथ ही साथ हम क्या करते रहे, एनएमआर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर को, एनएमआर को हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और हमारे जो सिग्नल था, पुराना सिग्नल हमारा डिसअपियर हो गया रिएक्टेंट का। अगर कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने भी शुरू हो गए और कुछ एक रिएक्टेंट बचे हुए हैं। कुछ एक रिएक्टेंट बचे हुए हैं तो क्या होगा, जो सिग्नल है 1.3 वाला ये भी दिखेगा हमें, और साथ के साथ 4.3 वाला भी दिखेगा। इससे क्या प्रूव होगा कि जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर अभी कुछ रिएक्टेंट बाकी है। टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड कंप्लीटली अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है। देयर आर सम ऑफ द मॉलिक्यूल आर रिमेनिंग इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड सम ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड टू गिव द कार्बोकेटाइन। अगर 2 सिग्नल हमें दिखे तो, लेकिन सिग्नल तो दिख गया ना दूसरा सिग्नल का आना 4.35 वैल्यू के ऊपर, ये शो करता है कि आपका इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है। तो इस टाइप से हम जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बोकेटाइन, उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी डिटेक्शन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आइसोलेशन। मींस आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, वो जो बनते हैं वो आपके स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी।
तो पहला तरीका तो क्या था जो अभी देखो हमने पीछे पढ़ा, दैट इज द डिटेक्शन, डिटेक्ट कर लेना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं डिटेक्शन के बाद, आइसोलेशन। मींस आइसोलेशन कैसे करें, जो स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो उसको तो हम आराम से आइसोलेट कर लेंगे। मींस इफ द intermediate formed are stable, then these can easily be isolated by stopping the reaction at any of the particular stage। किसी भी particular stage के ऊपर आप हीटिंग करना बंद कर दें, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी। जो भी आपका इंटरमीडिएट बना है आप उसको आइसोलेट कर लेंगे, या रिएक्शन कंडीशन को थोड़ा माइल्डर कर देंगे, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी। जो भी इंटरमीडिएट उस स्टेज तक बना है आप उसको आइसोलेट कर लेंगे, एंड सो ऑन। ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन के ऊपर आप जब भी आपका कोई इंटरमीडिएट बने, आप रिएक्शन को वहां पे रोक के और इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बन जाए अनस्टेबल, तो क्या, अनस्टेबल के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि स्टेबल को आइसोलेट कैसे किया जाता है। वो हमने बता दिया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिफरेंट आइसोलेट करते हैं हम इंटरमीडिएट को, जैसे होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोम एमाइड रिएक्शन, जैसे नाम से पता चलता है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम होफमान था उसने रिएक्शन दी थी। दूसरी बात, इस रिएक्शन के दौरान ब्रोमीन यूज होती है, तो ब्रोमीन एमाइड का मतलब एसिड अमाइड की रिएक्शन है। तो एसिड अमाइड में जब ब्रोमीन डाल देते हैं बेसिक मीडियम KOH, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, ये एक डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एसिड अमाइड का हट जाता है और प्राइमरी अमीन आपके बन जाते हैं। तो देखो ये रहे हमारे पास एसिड अमाइड, हमने ब्रोमीन डाली इन बेसिक मीडियम, और उसके बाद हमने हीट किया, और उसके बाद डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन हुई। मींस बीच में से कार्बोनिल ग्रुप आपका हट जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन आप देखेंगे कैसे वो रिमूव होता है। और फाइनली हमारे पास जब CO हट गया, R और N के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बनना होता है, और RnH2 मींस प्राइमरी अमीन आपके बन गए। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 H बचे हुए हैं, एक ही R ग्रुप है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक R अटैच हो तो उसे प्राइमरी अमीन कहते हैं। तो प्राइमरी अमीन विल बी द प्रोडक्ट। अब जो ये रिएक्शन चली, इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बने, अब हम देखते हैं कि इसमें 3 इंटरमीडिएट बने थे। कौन कौन से, एक तो N ब्रोमो एमाइड बनता है, आपके एनायनिक फॉर्म बनती है, और आइसोसाइनेट बनते हैं। मेन आइसोसाइनेट को हम डिटरमाइन करते हैं कई बार, और इनको हमने क्या किया, आइसोलेट किया। क्या किया हमने, होफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन थी इसके दौरान जो भी आपके ये इंटरमीडिएट बने, हमने इनको क्या किया, आइसोलेट किया। जैसे अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एसिडमाइड थे हमारे पास, बेसिक मीडियम में रिएक्शन चली, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, सो इट एक्ट एज द बेस, इसलिए बेस का काम कर रहा है। और इसीलिए N और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया बोलो, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी Br2 ब्रोमीन भी हमने डाला है। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, जिस पे नेगेटिव चार्ज था उसने एक ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और Br नेगेटिव यहां से लॉस हो जाएगा। नाउ दैट स्पीसी जो हमने सबसे पहले लिखा था, N ब्रोमो एमाइड, RCO NH और Br, ये आपका इंटरमीडिएट बना। रिएक्शन को स्टेज के ऊपर रोका गया, और हमने इस इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर लिया, और इसको हमने डिटरमाइन कर लिया कि दैट इज द N ब्रोमो एमाइड। उसके बाद आगे क्या हुआ, रिएक्शन फर्दर चली, आपकी बेसिक मीडियम में है। OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन फिर से H को दिए, बिकॉज OH नेगेटिव हियर आल्सो एक्ट एज द बेस, क्योंकि उसने अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी H को डोनेट की है, तो इसलिए बेस का काम कर रहा है। फिर दोबारा से जो यहाँ पे जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है NH के, वो बोलो किसके पास रह जाएंगे, और दोनों के दोनों नाइट्रोजन के पास रह जाएंगे। नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब ना आए इस केस में, तो क्योंकि ब्रोमीन अटैच हो चुकी थी, इसलिए Br नेगेटिव लॉस हो जाएगा। अब क्या बन गई, ये दैट स्पीसी कॉल्ड एज द नाइट्रीन। तो अब ये नाइट्रीन बन गई। नाइट्रीन इज ए वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट बनता है, बनते ही साथ टूट जाता है। और हुआ क्या, आप देखिए ध्यान से, इसमें होगा ऐसे, देखो जो चीज हम साइड बाय साइड आपको बता दे, जो नाइट्रीन बनी उसके साथ दूसरी चीज हम बता रहे हैं। अगर हमारे पास बेसिक मीडियम होता, तो ये नाइट्रीन है आपकी इस साथ वाली स्टेप के थ्रू भी बन सकता है। देखो कैसे, OH नेगेटिव ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए, H को दिए। H को दिए तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या बना, ये एनायन बन गया। और इस एनायन के पास काउंटर आयन कौन रहेगा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन था, हमने QH डाला, QH का कौन है, K पॉजिटिव। तो N नेगेटिव के पास बोलो यहाँ पे कौन मूव करता रहेगा, यहाँ पे रहेगा K पॉजिटिव। सो दैट इज द सेकंड इंटरमीडिएट विच कैन बी आइसोलेटेड। तो यही हमने ऊपर लिखा था, इट्स एनायन। पहले बोलो कौन बना था इंटरमीडिएट, देखो ये इंटरमीडिएट बना था N ब्रोमो एमाइड, देखो ये वाला। उसके बाद बेस जब डाला, OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो आपका नाइट्रीन बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज द एनायनिक फॉर्म ऑफ दैट N ब्रोमो एमाइड। तो ये एनायनिक फॉर्म, इसको भी हमने आइसोलेट किया। उसके बाद क्या हुआ, नाउ द फर्दर, अब Br नेगेटिव का लॉस होता है, फिर जाके नाइट्रीन बन जाती है। उसके बाद जब ये नाइट्रीन बनी, अब इसके अंदर देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास दो दो लॉन पेयर हैं, नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट किए कार्बन की तरफ, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब क्या करें,
अब कौन सा बॉन्ड टूटना तो देखो वीक बॉन्ड चाहिए जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, वो बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन को देखो बैक शिफ्ट कर देगा, देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गए दोबारा वापस आते हैं, और उसके बाद ये सी और आर के बीच के इलेक्ट्रॉन जो है आर ग्रुप निकलेगा विद देयर इलेक्ट्रॉन्स, देखो आर ग्रुप निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जाके नाइट्रोजन के साथ नया बॉन्ड बना लेगा, ताकि नाइट्रोजन आपका स्टेबल पोजीशन के अंदर आ जाए, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी के अंदर आ जाए। तो एल्काइल शिफ्ट हुई, रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पे, और आपके पास ये स्पीसी बन गई। देखो कैसे बनी, कार्बोनिल ग्रुप इज एज सच, देखो कार्बोनिल ग्रुप एज सच है, ध्यान से देखें। कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड था, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो गया, देखो सी के साथ नाइट्रोजन का देखो डबल बॉन्ड। अब जो आर था दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन के साथ देखो नया, देखो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया, बन गया ना RnCO, दैट इज कॉल्ड एज एल्काइल आइसोसाइनेट, दैट इज द नेक्स्ट इंटरमीडिएट व्हिच विल बी आइसोलेटेड, जो आइसोलेट किया जाएगा, जो आराम से आइसोलेट हो जाता है। तो इस हमने 3 इंटरमीडिएट बने यहाँ पे, अलग अलग स्टेज के ऊपर रिएक्शन रोकी और उनको आइसोलेट किया, और फिर इसी टाइप से हम बता, और फाइनली देखो क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे। आप ये जानते हैं कि जो रिएक्शन होती है जब हम हाइड्रोलाइसिस करें, अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो, देन दैट बॉन्ड इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलाइसिस, मींस हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। देखो दोनों बॉन्ड टूटे तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है बोलो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए स्लाइट नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, H पॉजिटिव। 2 बॉन्ड टूटे तो नाइट्रोजन की तरफ 2 बार H पॉजिटिव जुड़ेंगे, और कार्बन के पास 2 बार OH नेगेटिव जुड़ेंगे, तो बोलो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, N के ऊपर H लग गए, RnH2, प्राइमरी अमीन आपके बन गए। दूसरी साइड में कौन बना, कार्बन के ऊपर 2-2 आपके OH लग गए, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो स्पीसी अनस्टेबल होती है, तो यहाँ से देखो ये वाटर लॉस हो जाएगा, तो एक तो H2O निकला और दूसरा CO2 निकला, तो यहाँ से प्राइमरी अमीन बन गए, साइड प्रोडक्ट एक तो H2 और दूसरा बोलो कौन, CO2। तो ये पूरी जो रीअरेंजमेंट है दैट इज द होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इसके दौरान होफमान ब्रोमेमाइड रीअरेंजमेंट भी हुई है आपके इसके दौरान आपने देखा कि जो प्राइमरी आपके एमाइड थे उसको अपने प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट किया इन द बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ द Br2, और जिसके दौरान 3 आपके इंटरमीडिएट भी बने। उन 3 इंटरमीडिएट को अलग अलग स्टेज ऑफ द रिएक्शन के दौरान हमने आइसोलेट किया, और आइसोलेट किया कि पाया कि वो बने हैं, और जो बने हैं हमें मैकेनिज्म ही ऐसा लिखना पड़ा अब कि उस मैकेनिज्म के लिखने के दौरान हमें ऐसा मैकेनिज्म लिखना है जिसके दौरान इन तीनों के तीनों इंटरमीडिएट के बनने को हमें एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा मैकेनिज्म जो इन तीनों के तीनों इंटरमीडिएट के बनने को एक्सप्लेन कर पाएगा वही मैकेनिज्म हमारा करेक्ट होगा। तो हमने जो मैकेनिज्म आपके सामने लिखा है, इस पूरे मैकेनिज्म में हमने तीनों के तीनों जो इंटरमीडिएट थे जो हमने आइसोलेट किए थे, तीनों के तीनों के बनने को हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले कौन बना था, एन ब्रोमो एमाइड, देखो ये आपका बना हुआ था। उसके बाद बेस ने दोबारा अटैक किया तो क्या बना था, दैट इज देयर एनायनिक फॉर्म। उसके बाद बोलो क्या बना था आपका, दैट इज द एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये 3 बने थे, तीनों के तीनों हमारे मैकेनिज्म के पार्ट बन चुके हैं, एंड सो दैट इज द करेक्ट मैकेनिज्म। मींस आइसोलेशन के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, on the basis of the isolation of the stable intermediate which are formed during the reaction, we can determine the exact mechanism of the reaction। और इस टाइप से हम इस मैकेनिज्म का एग्जैक्ट जो था, इस रिएक्शन का एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म था उसको हम डिटरमाइन कर पाए कि ये इसका बिल्कुल सही मैकेनिज्म है। तो जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म था उसके अंदर ये सारे के सारे इंटरमीडिएट आपके होने चाहिए थे। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रैपिंग मेथड। ट्रैपिंग मेथड किसके लिए करें यूज, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि आपकी जो रिएक्शन थी उसके दौरान अगर स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं तो उनको तो हम आराम से आइसोलेट कर पाए, लेकिन अगर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने तो क्या करें, तो उस वक्त यूज की जाती है दैट टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैपिंग। उनको ट्रैप करना पड़ेगा। अगर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं, दीज आर जनरली बीन डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से तो हमने डिटेक्ट कर लिया कि इंटरमीडिएट आपके बने हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने हैं, हम उनको आइसोलेट नहीं कर पाए। तो अब कुछ आपके इंटरमीडिएट ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रैपिंग मेथड से आपके आइसोलेट कर सकते हैं। ट्रैपिंग मींस कोई केमिकल बाहर से डालेंगे, वो उस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर हम उसको आइसोलेट कर पाएंगे। मींस अनस्टेबल इंटरमीडिएट कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रैपिंग मेथड। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड विद व्हिच दैट अनस्टेबल इंटरमीडिएट कैन रिएक्ट रैपिडली। उसके साथ वो एकदम रिएक्ट कर जाए, क्योंकि एकदम रिएक्ट नहीं किया तो जो इंटरमीडिएट बना वो फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और आगे आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो इमीडिएटली उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बिन हो, कार्बिन किसके दौरान, जैसे डाई एजोमीथेन हमने ले लिया,
कि जो डाई है, जो मीथेन है, जब हम इसको क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करते हैं, तो क्या हुआ इसके दौरान, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन गैस निकल गई। वो नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, उसने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी तरफ क्या कर लिए, अबस्ट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो चुका था। नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गई। अब कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया, उसके पास लोन पेयर बच गए, तो CH2 बना। दैट इज, बोलो कौन, आपके क्या बन गई है, ये आपके फ्री रेडिकल नहीं, दैट इज द कार्बीन। अब ध्यान दें, ये आपका फ्री रेडिकल नहीं, गलती से लिखा गया, दैट स्पीसी इज कॉल्ड एज द कार्बीन। देखो ये कार्बीन बन गई है। तो जो डाइवेलेंट, न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीसीज, द न्यूट्रल, न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं, डाइवेलेंट है क्योंकि कार्बन ने सिर्फ दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो H अटैच हैं, तो न्यूट्रल है, डाइवेलेंट है, वैलेंसी दो है, दो बॉन्ड बना रखे हैं, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, लो हाफ लाइफ है, एंड दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान बनी है। तो ऐसी स्पीसीज को हम कार्बीन कहते हैं। कार्बीन बन गई आपकी। अब कार्बीन बनी, इसको ट्रैप कैसे करें, हमने लिया साइक्लोहेक्सीन। बोलो कौन ले लिया, साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, सो कॉल्ड एज द साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन हमने डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो साइक्लोहेक्सीन ने क्या किया, कार्बन के साथ तुरंत रिएक्शन कर ली, इसको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने का मतलब इसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देंगे। देखो रिएक्शन चली बड़ी सिंपल सी, कि कार्बन कार्बन के बीच देखो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो दोनों तरीके से चल सकती है, दैट में द होमोलिटिक फिशन और द हेटेरोलिटिक फिशन। अगर होमोलिटिक दिखाए तो क्या होगा, इस कार्बन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया। अब क्या होगा, जो CH2 है अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन के साथ, देखो हाफ एरो से दिखाया, ये इधर वाले कार्बन के साथ, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इधर, ये नया बॉन्ड बना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से ये कंपाउंड बन गया। नाम क्या है इसका, बाइसाइक्लो, क्योंकि दो रिंग है तो बाइसाइक्लो देखो यूज किया। ये ब्रिज कार्बन होते हैं, देखो वन ब्रिज, ये सेकंड ब्रिज, देखो जिसपे मैंने टिक किया। तो दो ब्रिज जो है इसमें देखें, आप क्लॉकवाइज चलें, देखो इस टाइप से, बोलो एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक पहुंचने के लिए कितने कार्बन है, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन आए, इसलिए स्क्वायर वेक्टर में सबसे पहले लिखा 4। अब दूसरी साइड से चले, दूसरी साइड से चलते हैं, वन एंड से दूसरे एंड की तरफ, इधर तो एक ही कार्बन आया, तो कोमा लगा के देखो 1 लिखा। उसके बाद एक डायरेक्ट तरीका, देखो इस एंड से इस दूसरे एंड की तरफ अगर हम डायरेक्ट ऐसे पहुंचते हैं, बीच में कोई कार्बन ही नहीं, तो इसलिए कोमा लगा के 0 लिखा। अब टोटल कार्बन गिन ले इस पूरे कंपाउंड के अंदर, टोटल कार्बन कितने हैं। अगर टोटल कार्बन इसमें गिने गए तो देखो जो साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग था 6 कार्बन, तो उसके हो गए, एक CH2 वाला कार्बन 7 है, तो हेप्ट लिख दिया। कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो Ni लिख दिया। तो इस टाइप से जो बाईसाइक्लो कंपाउंड उनकी हम नेमिंग करते हैं, दैट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दैट बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ये बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन आपका बन गया। इसको हम क्या कर लेंगे, अब आइसोलेट कर लेंगे। हमने ट्रैप कर लिया, जो कार्बिन बनी थी उसको हमने क्या कर लिया, ट्रैप, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैपिंग मेथड। और फिर हम जो हमारा जो बाईसाइक्लो है, इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर से हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, भाई पहले तो साइक्लोहेक्सीन था, अब ये कंपाउंड बन गया, तो हम पता लगा लेते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट जो बना था वो क्या था। इट मींस हम एक ऐसे मैकेनिज्म को फिर ठीक मानेंगे जिसके अंदर ये इंटरमीडिएट बना हो। अब हम दूसरा तरीका लेते हैं बेंजीन के फॉर्मेशन का। मींस हमने क्या किया, ध्यान दें आप, कि हमने ये कंपाउंड लिया जिसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। डाइजेनियम देखो इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक कार्बोक्सिलेट एनायन आपका ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले रिएक्शन देखो कैसे चली लाइट की प्रेजेंस में, कि डाइजेनियम जो सॉल्ट है उसने दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अपनी तरफ ले लिए, नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब जो कार्बन है बेंजीन वाला, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो पीछे से जो कार्बोक्सिलेट एनायन था ओ ने, नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे दिए कार्बन की तरफ, तो कार्बन की वैलेंसी 5। और अब जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन फर्दर बेंजीन रिंग की तरफ दे दिए, तो एक तो CO2 गैस निकल गई और एक N2 गैस जैसे पहले निकली थी। कार्बन कार्बन के बीच देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बेंजीन बन गए। बेंजीन इज आल्सो ए रिएक्टिव स्पीसी, वेरी ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसको हम आराम से आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे आपके कार्बोकेटाइन होते हैं, कार्बेनाइन होते हैं, आपके फ्री रेडिकल होते हैं, जैसे कार्बीन सभी ऊपर वाली रिएक्शन में बने थे, ऐसे बेंजाइन है, नाइट्रीन है, वो ऐसे अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जिनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको सिर्फ हम ट्रैप कर सकते हैं। जैसे कार्बीन को ऊपर हमने ट्रैप किया था विद द हेल्प ऑफ द साइक्लोहेक्सीन, ऐसे ही जो बेंजाइन बना, हमने क्या डाला, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन डाला तो देखो क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में मान लीजिए देखो ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाले देखो मैंने 2 डॉट लगा दी। उसके बाद जो हमारा एंथ्रासीन है, इसमें देखो क्या होगा, जो मिड रिंग है, मिड रिंग के देखो पाई बॉन्ड के मैंने ये 2 डॉट लगा दी, ऐसे दूसरा पाई बॉन्ड है उसकी भी देखो मैंने 2 डॉट लगा दी। अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसे, देखो ये जो पाई बॉन्ड का देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, यहाँ पे तो देखो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ना डबल बॉन्ड। अब ये जो
आपके मिड वाले देखो जो कार्बन है, देखो ये कार्बन, ये क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएगा, ये बेंजाइन अपना एक इलेक्ट्रॉन देखो इधर लेके आएगा पाई बॉन्ड वाला, ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लेके आया, और जो ये वाला देखो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया ये इधर आएगा। तो इस टाइप से इन कार्बन कार्बन के बीच में नए बॉन्ड बन गए। तो देखें हमने स्पीसी दिखा दी, देखो बन गया ना, एक कार्बन ये था, एक कार्बन देखो ये रहा, नया बॉन्ड बना, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सी लिख दिया और इधर से सी लिख दिया, इसके बीच नया बॉन्ड। एक ये जो कार्बन था बेंजीन वाला, देखो मैंने सी लिख दिया, पीछे वाला देखो ये कार्बन, देखो मैंने सी लिख दिया, देखो ये सी और ये सी, इनके बीच में नया बॉन्ड बन गया। तो ये जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्टिसिन। इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने बेंजाइन को भी क्या किया, ट्रैप कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैपिंग टेक्निक बाय विच वी कैन trap the unstable intermediate which are formed during the reaction। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बोकेटाइंस। जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनको भी हम ट्रैप कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग देम विद द न्यूक्लियोफाइल्स। तो जो कार्बोकेटाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इथीन की हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ, कैसे चली रिएक्शन कि आपके जो ब्रोमीन की प्रेजेंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और ब्रोमीन को डोनेट कर दिए गए, दूसरे ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो जिससे क्या बना, Br नेगेटिव निकल गया, और इस टाइप से ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, अब इसको कैसे हम आइसोलेट करें, हम इसकी ट्रैपिंग करेंगे। ट्रैपिंग मींस हम क्या डाल सकते, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मींस जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दे दे, जैसे आई नेगेटिव AgI है, सॉरी NaI है, Na पॉजिटिव होता है, I नेगेटिव वो डाल दें। I नेगेटिव अकेला नहीं डाल सकते, NO3 अकेला नहीं डाल सकते, मींस आप ये अकेले नहीं डाल सकते। हाँ, जैसे वाटर है वो आप अकेले डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको ट्रैप कैसे करें, जैसे NO3 नेगेटिव आ गया, मान लीजिए कि NO3 हमने डाल दिया था, तो NO3 आ गया, तो NO3 क्या करेगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डोनेट करेगा इस कार्बन के साथ, और आपका देखो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बन गया। इसको हम आइसोलेट कर लेंगे अब। तो कार्बोकेटाइन को कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, द कार्बोकेटाइन कैन बी ट्रैप्ड बाय रिएक्टिंग देम विद द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल के साथ इनको रिएक्ट करवा दिया जाता है और हमको आइसोलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री रेडिकल्स के बारे में। क्या हम फ्री रेडिकल को भी ट्रैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल कैन आल्सो बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय रिएक्टिंग देम या बाय एडिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड इन देम। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं बड़ी आराम से, क्योंकि वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने सुना होगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, देखो उसकी देखो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको साइड में। आप जानते हैं ना कि नाइट्रोजन जो है इसकी देखो वैलेंसी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें, देखो 1s2, ये 2s2 और देखो 2p3 हमने लिख दिया। ये वैलेंस शेल है, अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिख दें, देखो इस टाइप से। पी के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 एंड द 3। अब हमें स्ट्रक्चर बनानी है NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो उसमें हुआ क्या, देखो ये हमने N लिख दिया, ये O लिख दिया। नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 2 अनपेड थे, देखो 1 अनपेड, सेकंड अनपेड। ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेड थे, देखो ये बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के पास बोलो क्या बच गया, दैट इज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक ये लोन पेयर बच गया। तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक स्पीसी हम आपको बता दें, इसके पास भी एक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो एक गैस है, ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसी है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा कर दी। तो ये क्योंकि इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, लाइक द फ्री रेडिकल में भी तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। और जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट अगर फ्री रेडिकल बने तो क्या होगा, दोनों स्पीसी आपस में एक दूसरे के साथ नया बॉन्ड बना सकती है बड़ी आराम से। दैट इज एन इजी वर्क। तो अब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, ये कंपाउंड लिया, एसिडो आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल, हमने ये कंपाउंड ले लिया। जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, जैसे ही हम इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, हीटिंग के द्वारा डिकम्पोजिशन करते हैं, देखो कैसे हुआ, CN बॉन्ड का देखो होमोलाइटिक फिशन हमने शो किया कि NC बॉन्ड के अंदर देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन की तरफ चला गया और दूसरा देखो नाइट्रोजन की तरफ, क्लियर हो गया। ऐसे ही जो दूसरा CN बॉन्ड है उसके भी हमने क्या किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया, नाइट्रोजन ने अपना ले लिया। अब नाइट्रोजन के पास देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब N और N के बीच में एक बॉन्ड और बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। और जो एक इलेक्ट्रॉन वापस गया कार्बन की तरफ, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। देखो ये 2 मोल्स बन गए फ्री रेडिकल के, 2 मोल्स बन गए यहाँ पे। तो ये जो 2 मोल बन गए, ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हो गया, अब हमने इसमें डाल दिया NO। तो NO बना तो क्या हुआ, कार्बन ने देखो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखो यहाँ पे कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, N का अपना इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में नया बॉन्ड बन गया। सो दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो हमने 2 डॉट से ये दिखा दी। अब फर्दर रिएक्शन और भी चल सकती है, जो फ्री रेडिकल और भी बने थे उनके साथ, कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, अब क्या होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा,
फ्री रेडिकल के साथ फर्दर रिएक्शन करते हैं, देखो ऑक्सीजन ने अपना लिया, नाइट्रोजन ने अपना लिया, मींस नाइट्रोजन के पास फिर अकेला इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास फिर अकेला इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्री रेडिकल। अब नाइट्रोजन के पास अकेला इलेक्ट्रॉन, ये भी इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के पास अकेला इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना सकता है। देखो वही हुआ, ये तो है हमारा पुराना पार्ट, देखो इतना, देखो जिसके बाहर देखो मैंने सर्कल लगा दिया, दैट इज द ओल्ड पार्ट, देखो ध्यान दे, ये ओल्ड पार्ट है। देखो ये वाला पार्ट, देखो जो ऊपर था हमारे पास, देखो ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या किया, नाइट्रोजन ने देखो अपना इलेक्ट्रॉन लिया था, ऑक्सीजन ने अपना लिया। अब देखो ये हमारा फ्री रेडिकल पार्ट आ गया, देखो दैट इज द फ्री रेडिकल पार्ट। ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास लेके आया, एक बॉन्ड बन गया यहाँ से। देखो ये दूसरा फ्री रेडिकल, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन देखो जो लेके आया यहाँ से, इसने इलेक्ट्रॉन लेके आया, इस ऑक्सीजन के पास जो अकेला इलेक्ट्रॉन था उसके साथ नया बॉन्ड बना लिया। तो इस टाइप से ये हाइड्रोक्सी अमीन डेरिवेटिव आपका बन गया, और इस टाइप से हम फ्री रेडिकल को क्या कर पाए, ट्रैप कर पाए। क्या कर पाए बोलो, ट्रैप कर पाते हैं। तो ये थी ट्रैपिंग टेक्निक। तो आज हमने क्या देखा, हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक थी जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन की, डिटेक्शन की, ट्रैपिंग की, ट्रैपिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट की करते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट टेक्निक थी जिसके बेसिस के ऊपर हम रिएक्शन के मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं कि वो उसका करेक्ट मैकेनिज्म था। इसमें जो सबसे अच्छा तरीका जो लगा हमारा, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट बना या नहीं, बहुत अच्छी टेक्निक है। उसके बाद हम जितने भी रिएक्शन के दौरान, जो रिएक्शन कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान जो भी इंटरमीडिएट बने उनको हम आइसोलेट करते रहे। कैसे पता चला बीच में कोई नया इंटरमीडिएट बन गया, देखो साथ के साथ हमें और टेक्निक की तो देखो हेल्प लेनी ही पड़ती है, जैसे क्रोमेटोग्राफी। तो जब आपकी रिएक्शन की प्रोग्रेस चल रही थी, हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन चल पड़ी, एनएमआर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन साथ के साथ हम टीएलसी कर सकते थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जैसे टीएलसी में आपको पढ़ाया गया था। तो आप क्या करते हैं, आपकी जो टीएलसी के अंदर जो नंबर ऑफ स्पॉट आते हैं, पहले रिएक्टेंट का स्पॉट था, कोई नया इंटरमीडिएट बन गया तो कोई नया स्पॉट आ गया, इट मींस आपका इंटरमीडिएट बन गया, रिएक्शन को वहीं पे रोक दें, और रिएक्शन के अंदर से उस इंटरमीडिएट को हमने आइसोलेट कर लिया, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हम डिफरेंट रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, जो स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं बाय द डिफरेंट टेक्निक, और रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप करके उनको आइसोलेट कर सकते हैं। और फिर जितने भी इंटरमीडिएट बने, हमें अब फिर उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म लिखना पड़ा जिसमें वो सारे इंटरमीडिएट बनते हुए दिखने चाहिए, वही हमारा करेक्ट मैकेनिज्म होगा। तो इट मींस ये टेक्निक भी काफी अच्छी थी हमारी, जिसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।